हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर उत्तराखंड बोर्ड। ठीक है, कब के लिए? ये 2025 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे उत्तराखंड बोर्ड वालों, जो उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हैं। ठीक है, तो उसका फिजिक्स सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, ठीक, वो लेके आया हूँ। तो ये कौन से चैप्टर के? आपके चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये जो चैप्टर है आपका, उस इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, और साथ में इसके सॉल्यूशन यानी आंसर भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये वीडियो जो होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों तरीके के नोट्स मिल जाएंगे, पहली चीज़। सेकंड चीज़, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने आपको पहले बता दिए हैं, है ना। इससे पहले जो मैंने वीडियो बताई थी उसमें केवल क्वेश्चंस बताए थे। इस वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशन यानी आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड चीज़ ये है कि ये जो वीडियो है इसमें आपके जो मैंने क्वेश्चन पहले बताए हैं, जिनको केवल क्वेश्चन चाहिए वो वीडियोस, पुरानी वीडियोस में जा सकते हैं, और जिनको साथ में सॉल्यूशन भी चाहिए तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे, पिछले 4-5 सालों के जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, वो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे वो फाइनल हो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आता है अगर, तो वो कैसा पथ यानी कैसा पाथ बनाएगा। तो ये जो पाथ बनाता है वो सर्कुलर पाथ बनाता है। ठीक है, ये याद रखना। अभी इसकी डेरिवेशन भी आएगी आपकी। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, 1 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, और डेरिवेशन पूछी जाएगी तो वो पूछी जाएगी, जो मैं इसके बात कराऊंगा। ठीक है, मतलब बाद में कराऊंगा अभी। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है एक तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाता है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा तो कैसा बनाएगा? तो पैराबोलिक टाइप का बनाता है। ठीक है, यानी परवलय टाइप का। ठीक, तो ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो परवलय, और मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वृत्ताकार। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो पैराबोलिक, और मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो सर्कुलर। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बायोट-सैफर्ट लॉ। ठीक है, बायोट-सैफर्ट लॉ क्या होता है, बायोट-सैफर्ट का नियम क्या है, और वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यानी जो बायोट-सैफर्ट जो लॉ है वो क्या है, और आपको किसी मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई लूप है ऐसे, है ना, इस तरीके से वृत्ताकार कुंडी है आपके पास जिस पे धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसके कारण सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कॉइल है, ऐसी कुंडली है जो बिल्कुल गोल है ना, सर्कुलर है, तो और उसमें करंट चल रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपकी एक डेरिवेशन है। और एक डेरिवेशन ऐसे ही आती है बायोट-सैफर्ट लॉ में कि अक्ष पे, जैसे ये सेंटर पे पूछा है ना, वो क्या होगा, अक्ष यानी एक्सिस पे पूछा होगा, तो वो डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आती है। तो एक तो हम सेंटर पे निकालते हैं और एक हम एक्सिस पे निकालते हैं। जो ये एक्सिस होती है ना, ये सर्कल है तो इसके एक्सिस कैसे खींचेंगे, ऐसे। जो एक्सिस मतलब जो उसके बीचों बीच जाते हैं जो अक्ष, उसको एक्सिस बोलते हैं उसके। ठीक है, तो पहले हम सेंटर वाली देखेंगे, है ना, और बायोट-सैफर्ट लॉ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बायोट-सैफर्ट लॉ, है ना, बायोट-सैफर्ट का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोट-सैफर्ट का नियम क्या है कि जैसे मान लो आपके पास कोई वायर है, ठीक है, यानी कोई तार है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसमें जब करंट फ्लो होगी तो इसमें हम एक करंट एलिमेंट ले लेंगे, सपोज ये। ठीक है, हमने DL लेंथ का एक करंट एलिमेंट ले लिया जिसमें I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर मान लो ये आपकी इस तरीके से वायर है तो उसमें हम एक छोटा सा हिस्सा लेंगे DL। ठीक है, और इस DL में जो करंट फ्लो हो रही है वो I फ्लो हो रही है। ठीक है, ये पूरी वायर है पूरी, और उसके अंदर हमने छोटा सा एक DL एलिमेंट लिया है। ठीक है, जिसमें करंट I फ्लो हो रही है ना, एक खंड लिया है ऐसे DL, और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है।
और इससे आपको एक पॉइंट पी लिया मैंने, यहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालना है मैं। तो इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है, दूरी, वो आर ले ली मैंने, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होगा, dl, और ये जो r है इनके परपेंडिकुलर। तो ये इस तरीके से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी इस तरीके से ये अंदर की तरफ जा रहा होगा, dB जो होगा अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो इस dB की वैल्यू कितनी होगी, यानी इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो dB होगा, ये जो dB किस किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका dB, एक तो ये डिपेंड करेगा IDL पे, किस पे, IDL पे, जो ये IDL है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये डिपेंड होगा, निर्भर होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी है ना, 1/r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा ये चुंबकीय क्षेत्र। तीसरी चीज़, ये इनके बीच के कोण यानी साइन थीटा पे डिपेंड होता है, यानी कोण पे डिपेंड होता है इनके बीच के। कौन किन के बीच के, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये थीटा, ये थीटा आपका DL और R के बीच का जो एंगल है। तो अगर मैं इन तीनों को मिलाऊंगा तो मेरा ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, जब मैं इन तीनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, ये dB है ना, प्रोपोर्शनल आएगा बीच में, IDL साइन थीटा अपॉन r², ये बनेगा इन तीनों को मिला के। और जैसे ये बनेगा उसके बाद अगर ये आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, समानुपाती का साइन हटाओगे, तो यहाँ पे क्या लोगे, k लोगे, क्या लोगे, k नियतांक, IDL साइन थीटा अपॉन r, ठीक है। तो ये बचेगा आपका, तो यही यहाँ पे किया है, ठीक है। इन तीनों को मिला के ये लिख दिया है, और यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो k लिया मैंने, और k की वैल्यू होती है μ0/4π, कितनी, μ0/4π। तो ये आपको यहाँ पे लग दिया आपका। तो आप डायरेक्ट जैसे मैंने कराया वैसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे थ्योरी में भी लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, ओ, ये पॉइंट मैंने ओ ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पे है ये, ठीक है, r दूरी पे है ये। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट एलिमेंट यानी इसके, और प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और फिर उन तीनों को मिला देंगे, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। यही मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम वाले अच्छे यहाँ से उसको उतार सकते हैं, बाकी एक्सप्लेन मैंने इसको कर दिया, ठीक है। कि जो dB होता है एक तो IDL साइन थीटा पे निर्भर होता है, मैंने साइन थीटा अलग से लिया था, तो आप एक साथ भी ले सकते हो उसे, ठीक है। इन दोनों पे डिपेंड करता है, और एक उनके बीच की दूरी स्क्वायर है, ठीक है। जितनी ज़्यादा दूरी होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा, यानी जितनी ज़्यादा दूर पे ये पॉइंट लोगे आप, तो यहाँ पे जो B होगा उतना कम होगा, ठीक है। फिर इन दोनों को मिलाओगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यही बायोट-सैफर्ड लॉ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। सेकंड इसके अंदर ये था कि आपको क्या करना है, बायोट-सैफर्ड लॉ के अंदर ही था ये क्वेश्चन, कि आपके पास कोई इस तरीके से कॉइल है, मान लो सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको। और अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मतलब यहाँ पे पहले करंट होगी आपकी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से करंट चल रही होगी। तो इस करंट के कारण जो इसके सेंटर है वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे भी हम एक DL लेंथ का क्या ले लेंगे, IDL लेंथ का एक करंट एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। और इसकी जो केंद्र से यानी सेंटर से डिस्टेंस होगी, दूरी, वो A ले लेंगे, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो A है वो इधर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा IDL और A के बीच में, वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा होगा अकॉर्डिंग टू बायोट-सैफर्ड लॉ, यानी बायोट-सैफर्ड लॉ, बायोट-सैफर्ड के नियम के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ O ड्यू टू IDL, ठीक है। यानी
आईडीएल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, आईडीएल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे, ओ पे कितना होगा, किसके कारण बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आईडीएल है, ठीक है। तो अभी आपने फॉर्मूला प्रूव करके आए है ना, अभी आपने पढ़ा था ना स्ट्रेट, तो एक तरीके से स्ट्रेट वायर, तो यहाँ पे क्या है स्ट्रेट वायर, तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ए है, कितनी है ए, रेडियस हमारी ए है, तो इसलिए ए आ गया। तो ये फॉर्मूला हमने बायोट-सैवर्ट का नियम जब भी करा था ना, वहाँ पे देखा था ये फॉर्मूला, तो वहीं से हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या, अभी तो मैंने जो डीएल जो लिया था इतना सा लिया था, मगर आपको इतने से जो आपकी जो कॉइल है वो तो पूरी बनी हुई ना, ऐसे यहाँ से पूरा ये, तो पूरे के कारण अगर मेरे को यहाँ पे पूरे के कारण, ऐसे तो होगा नहीं कि केवल डीएल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा सेंटर पे, ये भी बना रहा होगा, ऐसे डीएल यहाँ भी होंगे, यहाँ भी, ये पूरा बनाएगा। तो टोटल अगर मेरे को निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग वायर, यानी जो पूरी वायर है इसके कारण यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसलिए इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड से। तो डी बी का इंटीग्रेशन कितना होता है बी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा। तो केवल किसका, डी एल का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, जिसको समाकलन बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन होगा। अब ये बताओ, अगर आप ये सारे डी एल डी एल डी एल, ये डी एल मान लो ऐसे डी एल होगा, यहाँ पे भी डी एल होगा, डी एल डी एल, तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, क्या मिलेगा आपको। अगर देखो ये मैंने ऐसे लिखा हो ना इंटीग्रेशन डी एल, तो इंटीग्रेशन डी एल का मतलब क्या है, सबको ऐड करना है। तो सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एक सरकमफ्रेंस मिलेगा, किसका, सर्कल का, यानी वृत्त की परिधि मिलेगी, क्या मिलेगी, परिधि, यही तो परिधि होती है ना ये वृत्त की, ये इसी को तो वृत्त की परिधि बोलते हैं, यानी सरकमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल का। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई ए, कितनी हो जाएगी 2 पाई ए, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, सरकमफ्रेंस होता है मतलब, ठीक है, यानी विड्थ की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई ए। तो यहाँ पे डी एल की जगह कितना रख देंगे 2 पाई ए से ए काट दो, और पाई से पाई काट दो, 2 से 2 काट दो, 4 काट दो, तो या तो आप 4 को काटोगे तो ये बनेगा आपका, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर आप ये 2 से 2 मत काटो, 2 से 4 को मत काटो, तब ये 2 पर ही रहेगा, देखो 2 पाई के साथ 2 भी आ रहा है यहाँ पे, तो 2/4 पाई। तो वैसे ज़्यादातर ये याद रखना ताकि फॉर्मूले में म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू हम रखते हैं 10⁻⁻⁷, कितना -7, तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले में यही बना के रखते हैं। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 2 से अगर आप काटोगे 4 को तो नीचे 2 बनेगा था। तो मेरे को लगता है कि आपको ये थोड़ा बहुत इसके अंदर समझ में आया होगा। केवल एक आपको बायोट-सैवर्ट का नियम याद रखना है, पहले लॉ, फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो साइन थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे साइन 90 वैल्यू रखी, तो ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो ये साइन थीटा हट गया यहाँ से, ठीक है। जो आपने ये बायोट-सैवर्ट नियम लगाया ना उसी का इंटीग्रेशन कर देना है आपको। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 रखना है, और यहाँ पे जो डी एल होगा उसको 2 पाई ए ले लेना है बस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्ज़ाम में आती है बहुत, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर में पढ़ना है तो सबसे पहले यही डेरिवेशन पढ़ी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका इसके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, ठीक है, कि कैसे गैल्वेनोमीटर को, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको एमीटर में बदला जाता है, और कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। यानी जो आपके पास गैल्वेनोमीटर होता है ना, वो दोनों तरीके का यूज़ आप उसको कर सकते हो, एज अ एमीटर और एज अ वोल्टेज, यानी दोनों तरीके से एमीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो और वोल्ट मीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, किसको, गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो केवल पूछा है कि एमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। मैं आपको दोनों ही कराऊंगा, एमीटर वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और एमीटर में, क्योंकि यहाँ पे एमीटर पूछा है, इसके बाद वाला क्वेश्चन होगा, इसके बाद भी एक क्वेश्चन आया होगा ऐसी, उसमें दोनों पूछा है, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है आपका, ठीक है। और एक चीज़ बतानी थी, जैसे कि बच्चे कमेंट करते हैं कि जल्दी जल्दी कराओ सिलेबस, है ना, तो ये एक दिक्कत है थोड़ा कि मेरे को इतना टाइम नहीं लग पाता है कि देखो मेरे को एक तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाना पड़ता है, ठीक है।
फिर ये मेरे नोट्स मेरे को खुद से बनाने पड़ते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बनवा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ करना पड़ता है, तो इसमें टाइम लग जाता है आपका। तो आपको 2 दिन में एक पेपर का सॉल्यूशन मिल ही जाता है ना। तो बस आप कंटिन्यू करते रहो। ये है कि मैं आपका सिलेबस कोशिश करूँगा कि ख़त्म हो जाए हाफ ईयरली से पहले, ठीक है। फर्स्ट बुक कम से कम, फर्स्ट बुक जो है वो हाफ ईयरली से पहले ख़त्म करा दूँ, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, ठीक है। तो बस आप लोगों को इसको पढ़ना है, इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत होगा कमेंट करना, कोई सा भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, कमेंट कर देना, तो मैं उसको सॉल्यूशन उसका दोबारा आपको करवा दूंगा, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन होगा आपके पास। बाकी हम जो है नेक्स्ट एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला है जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो फिर वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, ठीक है। तो वैसा आपको देखते रहना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को कभी भी एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपल एक याद रखना है कि आपको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल यानी समांतर में एक प्रतिरोध रखना है S, ठीक है। इस तरीके से जो भी गैल्वेनोमीटर होगा उसके समांतर में यानी पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, ठीक है, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं यानी शंट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। पैरेलल में लगाते हैं यानी समांतर में लगाते हैं, ठीक है। और कैसा होता है ये, लो रेजिस्टेंस होता है इसका, यानी कम प्रतिरोध वाला, ऐसा नहीं कि हाई रेजिस्टेंस वाला लगा दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है बहुत, ठीक। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। अब क्या होता है कि आपको ये जो रेजिस्टेंस लगाया है ये ऐसे नहीं कि एक फिक्स वैल्यू का होता है, ये आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको लगाना होता है कि आपको जो ये एमीटर बनाना है 1 एम्पेयर का बनाना है या 2 एम्पेयर का बनाना है, 5 एम्पेयर का बनाना है, 100 एम्पेयर का बनाना है, उस हिसाब से ये एस को यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हम फॉर्मूला हमारे पास हो ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जितने भी एम्पेयर का हमें बनाना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो डायग्राम में, तो जैसे मान लो आप इसको कहीं किसी एसी सोर्स से मान लो कनेक्ट करते हो तो यहाँ से करंट आएगी, है ना। अब जब करंट यहाँ से आएगी तो करंट को 2 पाथ मिलेंगे, कुछ करंट यहाँ जाएगी कुछ करंट यहाँ जाएगी। इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है उसको मैंने IG नाम दे दिया, क्या दे दिया, IG, ठीक है। और यहाँ से आ रही थी I, यहाँ चलेगी IG, तो ऊपर क्या बचा, I माइनस IG, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से 10 आ रही थी, इधर 8 चलेगी तो ऊपर कितना जाएगा, 10 माइनस 2 यानी 10 माइनस 8 यानी 2 आएगा, ठीक है। तो यानी ऊपर की तो करंट जो जाएगी 2 एम्पेयर जाएगी। तो इसी हिसाब से मैंने निकाला है उसको। सेकंड चीज़ ये आप थ्योरी में वही लिखना है, ठीक है, जो मैंने अभी तक बोला है आपको कि यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करना है लो रेजिस्टेंस को, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कम प्रतिरोध वाला एक शंट प्रतिरोध आपको लगाना है समांतर क्रम में, ठीक है। सेकंड चीज़ ये आपको ये याद रखना है कि अगर आपको एस का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों पैरेलल में, ये और ये, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, यानी VG इक्वल टू VS। जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है, समांतर में क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है, ठीक है। तो VG इक्वल टू VS, ठीक है। अब ये बताओ VG यहाँ पे कितना होगा वोल्टेज, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, कितना होता है, IR। तो ये बताओ यहाँ पे I कितना है, IG, G में करंट कितना है, IG जा रहा है, और R कितना है वहाँ पे, उसको कैपिटल G ले लेंगे, यानी जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा उसको G लिख देंगे। ऐसे ही VS में करंट कितनी जा रही है, I माइनस IG, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है वहाँ पे, S। तो ये बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ से S की वैल्यू निकालनी है। तो S की वैल्यू कैसे निकालोगे, IG अपॉन G, है ना, ये ऐसे लिखोगे, और यहाँ से ये जो है ये इसके डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है, क्या इसके डिवाइड में चला जाएगा, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, अरे यार ठीक। तो ये था मेरा IG, G इक्वल टू I माइनस IG S, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को S निकालना, तो ये पूरा यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बनेगा, IG G I माइनस IG इक्वल टू S, ठीक है। तो ये शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। तो जो मैंने यहाँ पे निकाला, आपका इसके बाद ये स्टेप होगा सीधा, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप होगा, ये इसको इसके डिवाइड में ला जाना,
इसके बाद अगर हम देखें, ये भी फॉर्मूला आप बना सकते हो, वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। तो इतना इतना आप इसको हटा भी लो, ठीक है। मेन आपका यही है, यहाँ से एस की वैल्यू निकालना, ठीक है। अगला हम देखते हैं कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। एमीटर में तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि गैल्वेनोमीटर के पहले वहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रहे थे, अब जो लगाएंगे सीरीज में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? सीरीज में, यानी सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से जो करंट आएगी IG, ठीक है, ये आपका R है। तो यहाँ पे IG और IR तीनों सेम ही होगा, ठीक है। क्या होगा? तीनों सेम ही होगा, क्योंकि सीरीज है ना, और सीरीज में यहाँ से करंट जाएगी तो सीधी सब में सेम जाएगी, ठीक। तो ये याद रखना है, गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बदलना है, वोल्ट मीटर में बदलना है, तो उसके लिए आपको हाई रजिस्टेंस, इसकी वैल्यू जो होगी हाई होगी, ठीक है। हाई रजिस्टेंस का लगाना है कहाँ? सीरीज में। उच्च प्रतिरोध का लगाना है कहाँ? श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे IG अगर मेरे को निकालना होगा, तो IG बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V/R। क्या होता है? V/R। तो यहाँ पे जो V होगा उसको हम क्या V को भी देख देते हैं। अब यहाँ पे देखो G, एक G है और एक R, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी रेजिस्टेंस, तो R + G रख देंगे इसको, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R + G, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बाकी इसको अलग अलग करना है तो आगे अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस R की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? ये इधर चला जाएगा, 1 मिनट है, हाँ, इस R + G को इधर ले डालो, R + G = V/IG, इस तरीके से होगा। इस G को उधर ले जाओगे तो माइनस में चला जाएगा, है ना, -G। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इस R को उधर ले गया, G को इसके डिवाइड में ला गया, है ना, इस तरीके से R + G = V/IG, ठीक है। और G उधर जाएगा तो V/IG -G, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना आप लोग, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जो गतिमान आवेश होते हैं, ठीक है, यानी मूविंग चार्ज जो होते हैं, वो क्या उत्पन्न करते हैं? तो वो आपका दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है ना, कितनी वोल्ट? 10⁴ वोल्ट के वोल्टेज से एक्सेलरेट की जाती है, यानी त्वरित की जाती है, ठीक है। किसके अंदर? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बी की वैल्यू दे रखी है 0.04 टेस्ला। आपको उसकी रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है? रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दिया है, वी वोल्टेज कितना दिया आपको? 10⁴ वोल्ट। कितना दिया? 10⁴ वोल्ट। और बी दिया है 0.04, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻², है ना। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो रेडियस होगी जब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो यहाँ पे जो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb होता है, ठीक है। अब ये जो v है ना, वोल्टेज, ये वोल्टेज नहीं है, ये आपकी वेलोसिटी है, यानी वेग, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में वोल्टेज दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस mv है ना, उसको p लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? p। और नीचे तो qb रहेगा, और p बराबर एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2mEV, ठीक है, और नीचे qb रहेगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम r निकालने के लिए, ठीक है। इसको p लिखा सबसे पहले, ये जो फॉर्मूला था इसको p लिखा, और p लिखने के बाद p का फॉर्मूला रख दिया MEEV, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 की जगह 2 आएगा आपका, ये 2 था तो 2 की जगह 2 आया। m इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो ये आपका आ गया। E की जगह इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पे जो वो इतना होता है वो रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और वोल्टेज कितना है 10⁴ क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो सारी वैल्यू रख दी हमने, ठीक। अब जो नीचे है Q और B है, Q की वैल्यू वही हो जाएगी जो ये है इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश यानी चार्ज जो होता है, और B मैग्नेटिक फील्ड दे रखा आपको है ना, B और B दे रखा था 0.04, तो उसको कन्वर्ट किया 10⁻⁻2 पॉइंट हटाया। तो उसके बाद बस आपको सॉल्यूशन करना है, इसके बाद जो वैल्यू रख दोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना अंदर, ठीक है। 2 9.1 1.6 की मल्टीप्लाई करोगे तीनों की तो ये आएगा 5.39 इंटू 10⁻⁻23 बाहर आएगा, ठीक है। ये जो पावर है ना 27 + 19 तो ये -19 सॉरी ये जुड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद 23 बाहर आएगा और नीचे 6.4, ये 6.5 नहीं होगा यहाँ पे 6.4 होगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻21। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कैलकुलेशन है आपकी, कैलकुलेशन में आपको देखना है, खुद से देख लेना इसको कैलकुलेशन करके, कैलकुलेटर से हेल्प ले लेना, ठीक है। बस आपको यहाँ पे आंसर पता चल गया होगा। बाकी ये क्वेश्चन है तो ये तो आपको पता ही होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो होती है क्या होती है, वेबर होती है, ठीक है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की होती है, हेनरी इंडक्टर की होती है, और ये कैपेसिटर यानी संधारित्र की होती है। अब देखो यहाँ पे दोबारा बायोट-सैवर्ट लॉ आ गया, क्या आ गया, बायोट-सैवर्ट का नियम आ गया। तो नियम मैंने अभी आपको पीछे समझा देता, तो ये अब हम करेंगे नहीं। इसके अंदर जो डेरिवेशन है ये करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये पूछी है एक्सिस पे, कहाँ पे, एक्सिस पे, यानी अगर कोई ऐसी वृत्ताकार कॉइल यानी सर्कुलर कॉइल है तो उसके अक्ष पे कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अभी तक जो इससे पहले डेरिवेशन की थी उसके केंद्र पे निकाला था हमने, सेंटर पे, ठीक है। अब उसकी एक्सिस यानी अक्ष पे निकालनी है। अब आपको पता है इसकी एक्सिस ऐसी तो होगी जो जा रही होगी, तो इस पे ही हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो ये भी डेरिवेशन है आपकी, तो देखते हैं इसको, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन होगी आपकी, ठीक है, अक्ष पर जिसको मैंने बताया एक्सिस पे हमें निकालनी है। तो अब हमें जो कॉइल लेनी है ना उस तरीके से लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें उसके सेंटर पे नहीं निकालना, अब हमें उसकी एक्सिस पे निकालना है, जो उसके सेंटर से कोई लाइन जा रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे उसको, इस तरीके से हमने क्या लिया, एक सर्कुलर लूप लिया है, यानी वृत्ताकार धारावाही चालक लिया हमने, यानी एक ऐसा कंडक्टर लिया जो गोल होगा, है ना। अब आपको पता है कि ये ले लिया हमने, अब इसकी रेडियस होगी, है ना, इसकी त्रिज्या होगी, तो इसको ले लिया मैंने कैपिटल आर, क्या ले लिया, कैपिटल आर, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, ऐसी कैपिटल आर नीचे की तरफ भी होगा, ठीक है, पहले मैं ऊपर का बना लेता हूँ। अब उसकी एक्सिस पे निकालनी है, अक्ष पे निकालनी है, तो एक लाइन खींचेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और ये पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज पी पॉइंट, यहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके कारण, है ना, क्योंकि कॉइल में जब करंट जाएगा इस तरीके से, करंट जाएगा इसमें, तो इससे क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यानी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। उस चुंबकीय क्षेत्र को मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसकी ये जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है उसको x ले लिया मैंने, है ना, केंद्र मतलब O से, जो ये O से P तक की डिस्टेंस मैंने ले ली, ठीक, इसको, तो ये मैंने ले लिया x। तो ये बताओ यहाँ पे एक लाइन हमें खींचनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस हमने ले ली r, क्या ले ली, r, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे r निकालने जाऊँ तो r कितना आएगा मेरा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो यानी कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस r की जगह ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे अभी हम यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे मैं ये लिखूँगा r की जगह, तो इसलिए मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, पहली चीज़। अब ये बताओ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B वो क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे ना हमने एक करंट एलिमेंट भी तो लेना था, ठीक है, एक करंट एलिमेंट लिया हमने IDL, ठीक है। अभी पहले हम IDL के कारण यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो ये डेरिवेशन है आपकी, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में क्या है, एक्सिस पे यानी अक्ष पे निकालना है आपको। तो आपको पता है कि हमें एक कॉइल ऐसे लेनी है, यहाँ पे इस तरीके से एक कॉइल ले ली मैंने, है ना। कैसी कॉइल है ये, करंट कैरिंग कॉइल है, यानी धारावाही चालक है, यानी इसमें करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इसके कारण हमें एक पॉइंट P है वहाँ पे निकालना है, क्या,
मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें दो करंट एलिमेंट लूँगा। एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक ऐसे एक नीचे ले लूँगा इस तरीके से, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी, और इसको नाम दे दूँगा ए डैश बी डैश, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये देखो तो ये सर्कल, ये एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल यानी वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया आर, क्या ले लिया आर, कैपिटल आर ले ली इसकी रेडियस, ठीक है। अब यहाँ से इस एक्सिस की जो लेंथ है, जो दूरी है, उसको मैंने ले लिया एक्स, के ले लिया एक्स ले लिया, ठीक है। अब इस ए बी के कारण ए बी से पी की जो दूरी होगी उसको लिख दिया आर, क्या ले लिया आर। तो अगर मैं यहाँ पे आर निकालने जाऊँ तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यही तो होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे, है ना, फिर लंब का स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाया तो रूट लगा दें यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका हो गया। तो जब भी मैं जहाँ पे भी मेरा स्मॉल आर आएगा ना, उसकी जगह मैं ये रख दूँगा, ठीक है, जब डेरिवेशन के अंदर आएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी के कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ होगा, तो ए बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस इस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, है ना, आर के परपेंडिकुलर, यानी इस तरीके से डी बी वैसे बनेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया 90 डिग्री पे हो गए, ठीक। पहली चीज़ आगे समझ। अब नेक्स्ट देखा जाए तो नीचे से भी तो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक। तो उसको मैं बना देता हूँ, जैसे आर है वैसे ही एक आर नीचे की तरफ होगा, और यहाँ से भी एक स्मॉल आर आपका जा रहा होगा ये। इसके कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा नीचे 90 डिग्री पे, ठीक है। ये दो मैंने बना दिए। अब यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, इसको ना कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, इस डीबी को दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो दो पार्ट में किस तरीके से तोड़ेंगे, मान लो ये एंगल यहाँ से क्या बन रहा है, फाइव बन रहा है, क्या बन रहा है, फाइव, और ये भी कितना बनाएगा, फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ूँ, दो पार्ट में तोड़ूँ, तो क्या आएगा, इस तरीके से टूटेगा, ठीक है। अब आपको बताइए फाइव है तो ये भी यहाँ फाइव बनेगा। तो ये जो होगा ये बन जाएगा डी बी कॉस थीटा, क्या बन जाएगा, डी बी कॉस थीटा। जिसके साथ भी कोण बनता है एंगल वो कॉस होता है। और जो ये वाला होगा दूसरा वाला एक्स वाला, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी बी साइन थीटा होगा, क्या होगा, डी बी साइन थीटा, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, है ना। इसको दो घटकों में तोड़ोगे डीबी को, तो एक कॉस में टूटेगा एक साइन में टूटेगा। तो कॉस कौन सा होता है, जिसके साथ एंगल बनता है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये थीटा, तो ये कॉस हो जाएगा और दूसरा वाला साइन हो जाएगा। ऐसे ही आप नीचे वालों को भी तोड़ दोगे। इस वाले डीबी को दो भाग में तोड़ो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको पता है ये फाई है, तो ऐसे यहाँ पे भी फाई बनेगा एक एंगल, ठीक है। और फाई एंगल बनेगा तो ये वाला जो हो जाएगा ये कॉस हो जाएगा, यानी डी बी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये वाला जो है इसको भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो डी बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पहचान करनी है इसकी तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो इसको, यानी इसको डी बी डैश लिख दो इस वाले को। तो यहाँ से जो बनेगा डी बी कॉस थीटा और डी बी डैश साइन थीटा आपका बनेगा। मगर ये डी बी और डी बी डैश दोनों सेम है, इसलिए मैं इसको डी बी लिखूँगा। यहाँ पे जब निकालेंगे ना दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों को इसलिए डी बी लग दिया। तो ये सब इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा होगा, इस डायग्राम से ये समझ में आ रहा होगा कि जो ये पहले हमारा जो डी बी था, ये दो कंपोनेंट में जब हमने तोड़ा दो घटकों में, तो एक ये बना और एक ये बना। ये वाला जो है कॉस है और ये वाला जो है साइन है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी ये जो डी बी था ये यहाँ पे फाई कोण पे था, जैसे ये वाला यहाँ फाई कोण बना रहा था, तो ये वाला जो होगा कॉस होगा और ये वाला ही यहाँ पे भी जाएगा, तो वो हो जाएगा साइन। तो उसका भी ये साइन इधर लिख दिया मैंने। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये दोनों ना एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है। मैंने बताया ना डी बी, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो डी बी आएगा दोनों का वो सेम होगा, ठीक है।
तो ये जो डी बी कॉस फाई है और ये डी बी कॉस फाई है एक दूसरे को कट कर देंगे और ये इनका मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो केवल आपको एक्स वाला यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो पहले मैंने डायग्राम में इतना समझा दिया आपको। एक चीज़ है यहाँ पे, हाँ ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखो यहाँ पे कैसे क्या क्या आपको इसमें लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू बायोट-सैफर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैफर्ट लॉ, ठीक है। यानी बायोट-सैफर्ट के नियम के अनुसार ए बी के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा हो कौन सा है, डी बी वाला, ठीक है। तो जो डी बी की वैल्यू बनेगी, यहाँ पे मैंने डी बी वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे डी बी वन ले सकते हो यहाँ पे, वैसे हटा ही देना वन को, ठीक है। कहीं और ले रखा शायद नहीं ले रखा मैंने, ठीक है। तो डी बी वन ले लो या डी बी वन यहाँ भी लिख, अगर डी बी वन लोगे तो यहाँ भी लिख देना, यहाँ पे भी लिख देना, और जो बी एक्स के साथ होगा साइन थीटा वाला वो भी लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थीटा तो 90 बन रहा होगा, ये जो आई डी एल आपका यहाँ पे, और ये जो आर होगा उसके बीच में क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 रखा, तो ये बना आपका डी बी वन। इसी प्रकार से सिमिलरली ए डैश बी डैश ये जो है ये भी कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये वाला वो भी सेम है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसको मैं डी बी टू लिखूँगा, कितना लिखूँगा, डी बी टू, ठीक है। यहाँ पे भी थीटा 90 बनेगा तो इसलिए साइन हट जाएगा। तो यानी दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है डी बी, वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया यहाँ पे दोनों, ठीक है। यानी ये वाला डी बी और ये वाला डी बी, ठीक। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू अगर देखो तो यहाँ पे दोनों डी बी और डी बी इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। ये डी बी वन है और ये डी बी टू है, तो दोनों डी बी हैं तो सेम हो जाएगा, और कॉस फाई दोनों में है, तो यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जैसे ये कैंसिल करेंगे तो ये हट जाएंगे, इनका कुछ काम नहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो जो टोटल मिलेगा हमें ये बी एक्स मिलेगा, और बी एक्स के आपके पास बी वन साइन थीटा प्लस बी टू साइन थीटा है ना, दोनों का बी वन का भी और बी टू का भी, दोनों का साइन इधर आया था। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें डी बी साइन फाई के कारण मिलेगा, ठीक है। अब होगा क्या, अब यहाँ पे देखो डी बी साइन फाई, देखो पहले इसने जो बनाया वो बनाया यहाँ पे बी एक्स की जगह आएगा डी बी साइन फाई, ठीक है। ऐसे इसने भी बनाया तो एक डी बी साइन फाई आया। ऐसे ही मान लो यहाँ पे भी होगा एक, तो ये भी बनाएगा तो ये भी डी बी साइन फाई बनाएगा। एक यहाँ पे भी होगा तो वो भी डी बी साइन फाई बनाएगा, इधर भी होगा डी बी साइन फाई। तो सारे के सारे क्या बनाएंगे, डी बी साइन फाई मिलाएंगे, बनाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, मैं जो डी बी इक्वल टू हमारा डी बी साइन फाई है ना, इस पूरे का ना इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, सबका जितना भी होगा टोटल वो आ जाएगा, है ना, यानी सम आ जाएगा, जितना भी जोड़ होगा। तो यहाँ पे हमने वही करा है, जो बी टोटल हमारा यहाँ पे है ना, उसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। बस यहाँ पे पहले डी बी की वैल्यू रखी, और यहाँ पे साइन फाई भी हमें चाहिए, दो चीज़ चाहिए मेरे को यहाँ पे, डी बी और साइन फाई दोनों की वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, डी बी की वैल्यू तो अभी हमने निकाली, ये जो दोनों आई हैं इनमें से ये रख देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो डी बी की जगह तो ये आ गया, देखो यहाँ पे आ गया। अब साइन फाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो साइन फाई जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं, देखो यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, आर। तो साइन फाई बराबर कितना हो जाएगा, आर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है मेरा, आर, कितना है, आर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आर की जगह आप रख लेना कितना, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो साइन फाई की जगह हम इतना रखेंगे। तो देखो यहाँ पे वही रखा हुआ है बस। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, तो डी बी की वैल्यू रख दी और साइन फाई की वैल्यू रख दी, यहाँ पे दोनों को रख दिया। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा, आई भी बाहर चला जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये रूट को मैंने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दिया, कितना लिख दिया, 1/2, ठीक है। तो ये भी बाहर चला जाएगा, आर भी बाहर चला गया, तो केवल क्या बचा, डी एल, क्या बचा, डी एल। और अभी हमने एक डेरिवेशन की थी कि जब भी कोई सर्कुलर होगा यानी वृत्ताकार होगा, उसका डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना बन जाएगा,
उसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 पाई आर, कैपिटल आर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर लिया हमने, है ना। ये जो रेडियस है देखो कैपिटल आर है, तो इस विड्थ का क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा सरकमफ्रेंस, यानी सॉरी कैपिटल आर, ठीक है। सरकमफ्रेंस यानी परिधि, तो यही हमने यहाँ पे लिया है, देखो कैपिटल आर लिखा 2 पाई आर। अब देखो एक आर आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2 पाई आएगा, एक आई आएगा, ठीक है। ओमेगा नॉट ओमेगा आएगा, नीचे 4 पाई आएगा। और देखो यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे आपको समझना है, मैंने अभी ऊपर आर स्मॉल आर की वैल्यू क्या रखी थी, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं बोलूँ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू रखोगे ये, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू रखोगे ये, जो आर स्क्वायर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, उसकी वैल्यू रख दी मैंने ये, ठीक है। और ये तो पहले से है, तो अगर आप देखो तो एक है वहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक है वहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 1/2, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 3/2, ठीक है। इसलिए 3/2 यहाँ पे लिख दिया पावर में, बाकी सब वैसे ही आएगा, ठीक है। बस हो गया। अगर मान लो यहाँ पे जैसे मैंने एक कॉइल बनाई है, ऐसे ऐसे मान लो यहाँ पे बहुत सारी होंगी, तो बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी, तो यहाँ पे मान लो n है, तो n की मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर आया ना उसमें n की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। उसके बाद आपका जो r है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू x, ठीक है। तो यहाँ से हम r को हटा देंगे, क्या हटा देंगे, r को हटा देंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। तो 2 से 2 काटोगे तो कितना बचेगा, x की पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन आपकी हो गई। आपको दिख रहा होगा जो x है ना, x ये बहुत बड़ा है और जो r है वो हमारा छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको हटा दिया। तो ये डेरिवेशन हो गई, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। मैंने बहुत शॉर्ट में करवाई है, तो इसको ज़रूर ऐसे देख लेना इसको बाद, है ना। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको आप इसको उतार सकते हो, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम वाले। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो स्थायी चुंबक होते हैं और वैद्युत चुंबक होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। मतलब क्या समझते हो इससे, और आपको यूज़ लिखने किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी वैद्युत चुंबक के उपयोग भी लिखने हैं, कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे, 10th में ही पढ़ा होगा, नाइन्थ में तो नहीं मगर 10th में पढ़ा होगा, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। परमानेंट नाम से पता चल रहा है, यानी जिनके अंदर परमानेंटली मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यानी उनके अंदर चुंबकत्व का गुण हमेशा रहता है, यानी एक बार आपने अगर उसको मैग्नेट बना दिया, ठीक है, तो हमेशा मैग्नेट ही रहेगा, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको लॉस नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे हम परमानेंट। मगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी मतलब अस्थायी होते हैं ये, ठीक है। ये क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बनते हैं, और जैसे करंट डालने पे मैग्नेट बनते हैं, और करंट को आप हटा दो तो फिर से मैग्नेट की प्रॉपर्टी इनके अंदर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके घरों में फ़ैन है, तो उसके अंदर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब तक उस फैन में करंट जाएगा तब तक वो फ़ैन अंदर चलता रहेगा। जैसे ही फैन में करंट जाना बंद होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का बंद हो जाएगा और फैन रुक जाएगा आपका, ठीक। तो यही चीज़ है। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, जो एक बार मैग्नेट बन जाते हैं दोबारा, मतलब वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, जो कोई भी आयरन हो गया, सॉफ्ट आयरन हो गया, एलॉय हो गया, स्टील हो गया, जैसे आपका है ना, तो इनको जब हम किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो ये मैग्नेट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, जैसे मान लो ये आपने कोई आयरन की रॉड ली और इसके ऊपर तार को इस तरीके से लपेट दिया और यहाँ से आपने करंट दे दी उसको, तो ये जो है ना एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा, किसकी तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाला मैग्नेट। तो इसका भी एक एन और एक एस बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका टेम्परेरी होता है, जब तक यहाँ से करंट जाएगा तब तक ये काम करेगा, वरना फिर ये तुरंत ऑफ हो जाता है आपका, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। बाकी यूज़ कहाँ होता है, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, जनरेटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क MRI मशीन हो गया, आपकी जो इलेक्ट्रिक बैल होती है घरों में लगी, वहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत जगह यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये ज़्यादा
एक तरीके से इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, पावर भी ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा करंट दोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को डालते हो तो जो वहाँ पे सर्कुलर पाथ आप बनाता है, जो मैंने आपको 1 नंबर में पूछा था, है ना, पहले सबसे पहले। तो ये जो सर्कुलर पाथ बनाता है उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है ना, प्रूव करना है आपको। तो इसके बाद भी हमने न्यूमेरिकल भी करा, अब हम इसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्रॉस बना रखे हैं। इन क्रॉस का मतलब क्या है? इन क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, जैसे आपका मोबाइल है तो उसमें अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ से आया एक चार्ज Q, जैसे ही उस चार्ज ने यहाँ से एंटर किया तो यहाँ से जाने के बाद वो ऐसे 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 सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यानी वृत्ताकार पथ में घूम जाएगा। तो इसके हर पॉइंट में जो वेलोसिटी होगी इस तरीके से निकाल लेंगे टेंजेंट खींच के। ठीक है, और ये इसकी रेडियस हो गई R। ठीक है, अब ये इसकी रेडियस हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, हाँ, इस पे जो फोर्स, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे है ना, ये सपोज हमने लेट कर रखा है यहाँ पे, तो ये जो पार्टिकल होगा इस पे ना फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, आगे तरफ, अंदर की तरफ। ये आपने 11th में पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कभी भी आपको किसी सर्कुलर पाथ में घूमना है तो आपके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए जो उसको सर्कल में घुमाएगा। ठीक है, वरना कोई भी चीज़ सर्कल में नहीं घूमेगी जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा होगा इनमें अंदर की तरफ लग रहा होगा यहाँ पे सब में। ठीक है, इसलिए वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वह होगा F=mv²/r। ठीक है, और जो यहाँ पे F की वैल्यू, F का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले का, QVB mv²/r। सॉरी, ये जो V है, V से एक V कट जाएगा आपका। ठीक है, एक V से एक V काट दोगे तो यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा, R=mv, 2 थे ना, एक कट गया, और QB। इस तरीके से इसकी रेडियस का फॉर्मूला आ गया आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये आपकी, इसको ज़रूर कर लेना। अगला एक न्यूमेरिकल है ना। रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो इसमें फेरे हैं यानी नंबर ऑफ टर्न्स है वो 100 है, और 3.2 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? ठीक है, उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपको निकालना है। तो देखते हैं। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यानी केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पे μ0/4π जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻⁷। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर 2 की जगह 2 रखा, पाई की वैल्यू रखी, n कितना है हमारे पास 100, आई कितना हमारे पास 3.2 एम्पियर, और r कितना था 0.10, है ना। 10 सेंटीमीटर था शायद, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻², ये भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। बस यही है इसमें, इस न्यूमेरिकल में। बाकी ये वोल्ट मीटर और एमीटर में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं मैंने करवा दिया आपको पहले ही, इसलिए मैंने बोला था आगे आएगा दोबारा वोल्ट मीटर वाला। अब एक गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो ये है, यानी जी की वैल्यू दे रखी है, और 4 एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल डिफ्लेक्शन देती है। यानी अगर आप 4 एम्पेयर की करंट देते हो ना तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है उसमें। तो यानी आई जी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, आई जी नहीं दे रखा आपको अभी ना। ठीक है, आप इस एमीटर को 0 से 6 एम्पेयर प्रास वाले एमीटर में कैसे रूपांतरित करोगे। यानी आपको 0 to 6 एम्पेयर का अगर वोल्ट एमीटर बनाना है तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो
आर नहीं एस, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एमीटर बनाना है, तो इसलिए शंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको प्रूव करा रखा है पहले का। ठीक है, तो एक बार देख लेना उसको, अभी इसी वीडियो में करवाया है। और जी की वैल्यू दे रखी है आपको, आई जी की वैल्यू दे रखी है, और आई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, ये वैल्यू वहाँ रख दो और वहाँ से एस निकाल लो। आई जी की वैल्यू आपने 45 इंटू नहीं 4 इंटू 10⁻³ रखा हुआ है। ठीक है, जी की वैल्यू हमने 15 रख दी, आई की वैल्यू हमारी 6 है, और आई जी की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना इसका आंसर आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमने पहले भी कर लिया सर्कुलर वाला। इसमें जो फोर्स लगता है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। बायोट-सैफर्ट लॉ हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद है कि दो अगर आपके पैरेलल वायर हैं, ठीक है, अब अगर उनमें करंट ऐसे भी हो सकता है एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट, और दोनों में सेम करंट भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बतानी है। और एक क्वेश्चन और आया है जिसमें इनका फॉर्मूला प्रूव करने के लिए बोला हुआ है, तो दोनों एक ही के अंदर हो जाएंगे आपके। ठीक है, मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं, ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर भी वही होगा जो मैं आप करवा रहा हूँ, तो दोनों का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो उससे 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, जैसे 2 वायर होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पोल में 2 वायर जा रही हैं ऐसे, अगर उनमें करंट विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो ये इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसमें होगा अट्रैक्शन यानी आकर्षण। ठीक है, और दोनों में सेम दिशा में जा रहा है, ऐसे ऊपर ऊपर दोनों में, तो इसको बोलते हैं हम क्या, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण। ठीक है, पहली चीज़ ये समझ में आ गया। अब इसमें जो करंट जा रही है, सपोज एक करंट जा रही है इसमें, ठीक है, इस करंट के कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B1। कौन बनेगा, B1। इस B2 का भी हटा दो। किसके कारण बन रहा है ये, इस I के कारण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि एक कोई वायर है तो उसके चारों एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे B1 होगा यहाँ पे, किसके कारण, इस I के कारण, जहाँ पे I फ्लो हो रही है। ठीक है, कौन सी करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे, I2। कौन सी, I2। तो ये याद रखना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसका लिया जाएगा, इस वाले का लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस वाली वायर के कारण। तो यहाँ पे मैंने लिया I2। हाँ, उसके बाद क्या होगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स। तो फोर्स कैसा होगा, I2 प्लस B1, यहाँ से यहाँ जो टच होगा वो कौन सा होगा, B1 होगा, L sin थीटा। और sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 रखोगे। ठीक है, तो sin 90 की वैल्यू 1 होगी, वो हट जाएगा। F2 यहाँ पे ये बन गया आपका। अब यहाँ पे क्या है, B1 की वैल्यू रखनी है आपको, तो B1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो वायर होगा ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, B1 बनाएगा। और उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, μ0/4 2π I, कौन सी करंट फ्लो रही है इसमें, I1/R। ठीक है, आपको पता है ना, कोई भी वायर है उसमें करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा B, तो वो कितना करंट बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है B, जो दूसरी वायर में टच हो रहा होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे B1 आएगा। उसके बाद B1 की वैल्यू रख दी है, B1 की वैल्यू फॉर्मूले में रख दो, क्या था, F2 I2, B1 की वैल्यू आ गई पूरी, और इनटू में I, सॉरी L। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस L को यहाँ डिवाइड में ला जाना है F2 के। तो एक चीज़ तो आपको ये करना है, बाकी इस I2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये μ0/2π I1 I2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन गया, F2/L μ0/2π I1 I2/R²। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी पर मीटर जो आपका वैद्युत बल होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ऐसे अगर मान लो इसके कारण इस पर निकालना होता है, अभी हमने इसके कारण इस पर निकाला, इसके कारण इस पर निकालोगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, वही फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे F2 था, यहाँ पे F1 आ जाएगा। ठीक है, बस ये चेंज होगा।
उसके बाद आता है कि डेफिनेशन कैसे लिखनी है। तो ये अभी हमने फॉर्मूला देखा था F/L, ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, ठीक है। 1 एम्पियर कब मिलेगा मेरे को? 1 एम्पियर तब मिलेगा जब I1 की वैल्यू 1 होगी, I2 की वैल्यू 1 होगी, R की वैल्यू 1 होगी। तो तब जाके मेरे को जो फोर्स होगा यानी F वो क्या मिलेगा, वहाँ से जो करंट मिलेगी, सॉरी यहाँ से हमें 1 एम्पियर की करंट मिलेगी, डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। I1 I2 की जगह 1 रखना है, R की जगह 1 रखना है। तो यहाँ से फोर्स जो आएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π, ठीक है, यही बनेगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी फोर्स की। तो ये दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है ना, उतना न्यूटन आएगा। तो जब आपकी करंट 1 एम्पियर है तो फोर्स कितना होता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, 1 एम्पियर इज द करंट विच वैन फ्लोइंग इन अ ईच ऑफ पैरेलल कनेक्टर placed as separately in 1 meter where exact of 2 × 10⁻⁷ on 1 meter length of a either wire, ठीक है। यानी जैसे आपकी 2 वायर थी, इनके बीच में आपने 1 मीटर की डिस्टेंस रखी, ठीक है। I1 I2 में जो करंट फ्लो कराई वो कितने कराई, 1 एम्पियर, ठीक है, कितनी कराई, 1 एम्पियर। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनानी है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 1 एम्पियर, जब आपका डिस्टेंस 1 मीटर है, I1 I2 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 2 × 10⁻⁷। तो इसी के इक्वल होता है आपका क्या, लेंथ, ठीक है। इसी को यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया, करंट की वह मात्रा जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर कंडक्टर यानी चालकों के प्रति मीटर लंबाई में इतना बल पैदा करता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इतना फोर्स आया है, तो 1 एम्पियर पे आपका इतना फोर्स लगता है, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका एम्पियर का नियम, ठीक है, उसका स्टेटमेंट लिखना है, उसको प्रूव भी करना है। उससे पहले मैं ये न्यूमेरिकल कर लेता हूँ, ठीक है, जो पैरेलल वायर वाला है। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 वायर आपके इस तरह के, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। और ए और बी में करंट जो है, ए में 8 एम्पियर जा रही है और बी में 5 एम्पियर जा रही है, ठीक है। 10 मीटर तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आंकलन करना है आपको। जो तार ए है उसके 10 मीटर का में क्या करना है, 10 सेंटीमीटर खंड पर बल की गणना करनी है आपको, यानी एफ फोर्स निकालना है, ठीक है। एल भी दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर। तो ये न्यूमेरिकल था आपका। तो ये इतना फॉर्मूला भी हमने प्रूव किया था पीछे। अब मैंने इसमें ना 2 की मल्टीप्लाई कर दी इस फॉर्मूले में ऊपर नीचे, क्योंकि मेरे को म्यू नॉट अपॉन 4π बना रहा था। तो 4π बना के इसकी वैल्यू मेरे को पता है 10⁻⁷ होती है, कितनी होती है, 10⁻⁷, ठीक। तो वो रख दूंगा, तो इसलिए मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी ऊपर भी नीचे भी। तो नीचे ये म्यू नॉट अपॉन 2 और 2 4π हो जाएगा, और इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं 10⁻⁷। और I1 I2 को वैसे ही रखूँगा। I1 की वैल्यू देखिए, I1 की वैल्यू 2 और I2 की वैल्यू 100 और फोर्स की वैल्यू देखिए इतनी, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया था आपको, तो आप उस क्वेश्चन को देखो, उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू रखना, ठीक है। और इंटू में 2 भी आ रहा है आपका, अपॉन में 2 आ रहा, तो 2 यहाँ रख दिया, है ना, एक 2 ऊपर वाला है, ठीक है। और आर को तो आर ही रखा है इन्होंने, आर तो निकालना है हमें। और F/L की वैल्यू दे दी 0.08, ठीक है भाई। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से आर की वैल्यू ये आएगी। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना इस क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ पे भी आपको पूछना होगा इस क्वेश्चन में, तो इसका भी मैं सॉल्यूशन दोबारा समझा दूंगा आपको। तो यहाँ पे अगली चीज़ पूछा है कि इसमें डायरेक्शन कहाँ होगी करंट की डायरेक्शन किधर होगी। तो करंट की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोलता था रिपल्सिव यानी प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण में कब होता है, जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट होती है। तो सेकंड पार्ट आपका सेम डायरेक्शन लिख लेना, यानी समान दिशा में। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे कि आपको क्या करना है, एम्पियर का नियम लिखना है, ठीक है, उसको प्रूव भी करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे एम्पियर वाला, एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है,
ये स्टेटमेंट दिया पूरा, ठीक। और यहाँ से क्या है, राइट एम्पियर सर्किट लॉ। तो पहले इसका आपको लॉ लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो यहाँ पे आपको देखो पूरा एम्पियर्स लूप मिल जाएगा, मतलब एम्पियर्स लॉ जो है वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। एम्पियर का नियम। तो एम्पियर ने क्या बोला था, मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। कि जैसे आपकी कोई वायर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो रहा है आई, क्या आई करंट फ्लो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो क्या होगा आपका मैग्नेटिक, अगर यहाँ पे भी देखो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल स्थायी धारा का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। यानी अगर आपका सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लोज पाथ बनाएंगे एम्पियर्स लूप, यानी जो करंट इस वायर में जा रही है ना, इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। ये जो करंट जा रही है यहाँ पे, इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। यानी एक बंद परिपथ बनाएंगे, इसको बोलते हैं हम एम्पियर्स लूप। क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लूप, एम्पियर का लूप, ठीक। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, इसको बोलते हैं BDL को। तो ये कितना होगा, म्यू नॉट है ना। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट यहाँ पे आपकी क्या है, परमेबिलिटी है, यानी ये जो बीच का हिस्सा है ना यहाँ पे, इसका ये जो है इसकी परमेबिलिटी, और आई इन, ठीक है, इसको आई इन लिख लो या आई इनक्लोज लिख लो, ठीक है। यानी इस लूप के अंदर जो करंट है, इस लूप के अंदर जो करंट है उसके इक्वल होता है, ठीक है। आया समझ में। एम्पियर्स ने क्या कहा, उसने बोला कि किसी भी वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, उसका अगर हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का साइन बनाया तो एक क्लोज, तो इसके लिए हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू दी परमेबिलिटी, ये किसके बराबर होगा, परमेबिलिटी म्यू नॉट, और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, द टोटल करंट आई, जो ये टोटल करंट है ना जिसको आपने क्लोज कर रखा है इसके अंदर, ठीक है, उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, एम्पियर्स का क्या है, लॉ है ना। तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। हिंदी में एक बार समझा देता हूँ कि जैसे मान लो ये वायर है और इस पर करंट जा रहा है, तो किसी बंद पथ के, तो यहाँ पे हमें इसको बंद करना पड़ेगा, एम्पियर्स लूप लगाना पड़ेगा, किसी बंद पथ के अनुदिश, है ना, जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, वो किसके बराबर होता है, स्थायी धारा का एप्सिलॉन नॉट गुना। तो स्थायी धारा यानी जो आपका म्यू नॉट, ये जो आई करंट जा रहा है यहाँ पे, जो इस क्लोज लूप के अंदर, एम्पियर लूप के अंदर है, आई इन लिख लेते हैं, आई इन क्लोज लिख लेना, का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यही आपका एम्पियर्स लूप होता है, एम्पियर्स लॉ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड चीज़ पूछा गया था कि जो एम्पियर्स लॉ, एक मिनट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एम्पियर सर्किट लॉ है और बायोट-सैफर्ट लॉ है, हम दोनों का यूज़ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं, यानी दोनों से ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका अंतर आपको बताना था इसमें। फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया इसमें, है ना, व्हाट इज़ एम्पियर्स लॉ, सर्किट लॉ। अब इसका डिफरेंस बताना है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है, यानी दोनों में अंतर क्या है, कि जो एम्पियर्स लॉ है ना, वो ज़्यादा यूज़ होता है आपका, मोर कन्वीनियंट इन सिचुएशन विद हाई सिमेट्री, यानी जहाँ पे हाई सिमेट्री होती है वहाँ पे इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बायोट-सैफर्ट लॉ इज़ कंसिडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द करंट इन ए कंडक्टर टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड। इसका कहने का मतलब है कि जब आपने बायोट-सैफर्ट लॉ लगाया था ना अभी हमने, जैसे ये बायोट-सैफर्ट लॉ की हेल्प से हमने एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, है ना, केंद्र पे निकाला था, अक्ष पे, तो वहाँ पे हम ऐसे DL ले रहे थे ना पहले, DL
एक DL यहाँ ले रहे थे, है ना, फिर उसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। यहाँ पे एम्पेयर्स लूप में आपको ऐसे कुछ नहीं करना पड़ता, आपको क्या करना पड़ेगा, जो करंट जा रही है उसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ से आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अभी हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये इसमें फ़ायदा हो जाता है, इसलिए हम एम्पेयर्स लॉ जो होता है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग पार्ट का निकालना पड़ता है बायोट-सावर्ट लॉ में, फिर उनको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ता, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे करंट जा रहा है उसको क्लोज करेंगे, वहाँ से उसका मैग्नेटिक फील्ड ईजिली निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है, ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा ये है, ठीक है। उसके बाद आपका ये लिखा हुआ है इसका आगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत होगी इसकी। सेकंड चीज़ देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो क्या डिफरेंस है उसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोट-सावर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए किसी चालक में धारा के प्रत्येक खंड की मदद से ज्ञात किया जाता है। जैसे मैंने बताया, जब आप बायोट-सावर्ट का नियम पढ़ा था ना, तो वहाँ पे हमें धारा खंड लेने पड़ते थे इससे, ठीक है। तो हर उससे हमें निकालना पड़ रहा था और फिर उनको एडिशन करना पड़ रहा था। जबकि एम्पेयर के नियम में ऐसे नहीं होता, केवल जो दिया होता है, जैसे करंट है तो करंट के कारण जो इसको क्लोज करेंगे और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका ईजिली निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये डेरिवेशन है, उस पर मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आपके पास कि आपके पास क्या है, एक लंबे सीधे वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट, यानी एक आपके पास ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी a, तो इसकी रेडियस हम ले लेते हैं a है इसकी रेडियस, ठीक है। और इसमें जो करंट चल रही है वो I चल रही है, क्या चल रही है, I करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है। आगे है इसमें स्थायी वैद्युत धारा इस अनुप्रस्थ काष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तार के अनुप्रस्थ काष्ठ के केंद्र से r दूरी पर, यानी इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, मान लो इसका सेंटर है r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ठीक है। वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो कैसे होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, कैसे निकालोगे, तो आपको पता है हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एम्पेयर्स लूप बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक करंट चल रही है तो करंट को क्लोज करने के लिए आपको इस तरीके से एक एम्पेयर लूप बनाना पड़ेगा इससे, ठीक। और एक कंडीशन है कि R इज़ ग्रेटर देन A, तो R जो है वो A से बड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया था पीछे। तो यहाँ पे हम एम्पेयर लूप लगाएंगे जब R बड़ा है A से, ये जो R है वो A से, जो ये यहाँ पे रेडियस ले रखी है उससे बड़ा है, ठीक है। तो ये होता है एम्पेयर का नियम, ठीक है। यहाँ पे जो B और DL है उनके बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है आपकी, ठीक है, ये डायग्राम मैंने अभी आपको बताया था। तो ये डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पे एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे जब R बड़ा है A से। R आपको दिख रहा है कि A से क्या है, बड़ा है, A जो है वो डिस्टेंस कम है, R बड़ी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, एम्पेयर्स लूप लगाएंगे, तो एम्पेयर्स लॉ जो है ये होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL म्यू नॉट I। अब I जो यहाँ पे इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए हम एम्पेयर लूप बनाएंगे, बना दिया एक एम्पेयर लूप। तो इस एम्पेयर लूप में हम एक DL डिस्टेंस लेंगे, DL ले लिया हमने DL। अब अगर हम यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लूप, कोई भी जैसे सर्कुलर पाथ हो गया लूप में, तो वहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं ऐसे, है ना। मान लो मेरे को यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे टेंजेंट खींच दो, मान लो यहाँ निकालना है तो वहाँ पे एक टेंजेंट खींच दो। तो DL पे निकालना है तो टेंजेंट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो B और DL, DL भी ऐसे है और B भी ऐसे है, तो दोनों के बीच में थीटा जो बनेगा 0 बनेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा यानी 0 रखोगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे BDL बचेगा, ठीक है। BDL लिख दिया, म्यू नॉट I लिख दिया यहाँ पे, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू 0 रख दी मैंने, ये फॉर्मूला था, है ना। डॉट हटाया, ये डॉट हटाया तो कॉस आ जाएगा, है ना। आप पता होगा ना BDL को हम क्या लिखते हैं, B.DL को BDL कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो BDL बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप अब जब इसका
इंटीग्रेशन करने जाओगे तो b तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dl का इंटीग्रेशन करोगे। अब ये बताओ ये dl है, ऐसे बहुत सारे dl होंगे तो सबका एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा, एक सर्कुलर पाथ मिलेगा। ठीक है, तो यानी इसका क्या रखेंगे हम, सर्कमफ्रेंस रखेंगे 2πr। कितना रखेंगे, 2πr। ये हमने पहले भी करा था अभी। और म्यू नॉट आई तो ऐसे रहेगा, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, ये 2πr यहाँ डिवाइड में चले जाएगा तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई हमारे पास अपॉन में 2πr। तो ये म्यू नॉट अपॉन पाई को अलग रख दो और आर अपॉन आई अपॉन आर को एक साथ रख दो, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। ठीक, तो वैसे मैंने यहाँ पे जो है आपको ऊपर ऊपर मतलब पढ़ाया है, इसमें ऐसे डीप जाके नहीं बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल क्वेश्चन के और आंसर, क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ठीक है, तो जब मैं इन चैप्टर्स को कभी अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो डीप में पढ़ाऊँगा, तो तब आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। अभी मैंने इनको केवल आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर इस तरीके से सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो कहीं पे भी, तो कमेंट जरूर करना, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा जो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।